कितने कंट्री में सर आप सेवा दी? 8 अलग अलग देशों में मैं भारतीय राजदूतावासों में अमेरिका रहा। में रहे? नहीं, अमेरिका में नहीं। मैं ईरान में रहा, फिर हॉलैंड में रहा, वहाँ से वापस आकर दिल्ली आया, फिर यहाँ से निकला तो पहले नेपाल, फिर नेपाल से टर्की से म्यांमार और वापस इंडिया आया। सारी कंट्री में सर अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, या सारे कंट्रीज कुछ में पर्टिकुलर किसी कंट्री का खास? नो, जो सबसे खास एक्सपीरियंस है वो इंडोनेशिया का है, क्योंकि उस समय एक तो मैं एम्बेसडर था और दूसरा उस समय G20 की मीटिंग हुई, जिस समय प्रधानमंत्री के अलावा 13 अलग अलग मंत्रियों का वहाँ आगमन हुआ, जिनकी मैंने होस्टिंग की और उनके साथ साथ कुछ समय बिताने को मिला, G20 की मीटिंग में शिरकत करने को मिला। उसके अलावा इंडोनेशिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे भारतीयों का बहुत सम्मान होता है, क्योंकि वहाँ पर जो भारतीय कम्युनिटी है वो बहुत एफ्लुएंट कम्युनिटी है, बहुत फील्ड्स में वहाँ भारतीयों का बोलबाला है, इंडस्ट्री, फिल्म वगैरह वगैरह। तो इसीलिए वो एक्सपीरियंस एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। सर क्या खासियत है इंडोनेशिया का? इंडोनेशिया की बहुत सारी खासियत है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इंडोनेशिया भारत से बहुत नज़दीक का देश है, जिसका जिक्र रामायण वगैरह में भी है। आप बाली सुनते हैं, वहाँ बाली नाम का एक आइलैंड है, तो एक बहुत क्लोज का नेबरिंग कंट्री है। उसके अलावा बहुत लोग नहीं जानते हैं कि इंडोनेशिया दुनिया में चौथा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। नंबर 1 आजकल भारत है, नंबर 2 चाइना है, नंबर 3 अमेरिका है और नंबर 4 इंडोनेशिया है। उसके अलावा इंडोनेशिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 17,000 आइलैंड है। वो एक आर्किपेलागो है जिसमें 17,000 आइलैंड है। और उसके अलावा इंडोनेशिया दुनिया में 9वां सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। भारत को अगर थर्ड माने पीपीपी के हिसाब से, तो इंडोनेशिया दुनिया का 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इस हिसाब से वो देश के लिए भी और इंटरनेशनल सीन पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। रिलेशन भी है इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। अभी हाल में 26 जनवरी में वहाँ के नए प्रेसिडेंट हमारे मेहमान बनकर आए थे। जब मैं वहाँ था तो वो इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और उनसे मेरी कई बार मुलाकात हुई थी, क्योंकि डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया और इंडोनेशिया के बढ़ते जा रहे हैं, ये इसकी भी कोशिश हमने की थी। सर आपने इस बीच में कहा कि जो IAS और IPS की प्रोफेशन है, प्रेशर, पॉलिटिक्स प्रेशर या बहुत सारी चीज़ आपने कहा, तो वो चीज़ फ्रीडम है वहाँ पे। जो एम्बेसी जो होते हैं, जो जैसे इंडियन एम्बेसी है, तो वो ब्रॉड तरीके से सोच पाते होंगे, आप लोग सोचते होंगे, तो वो जो प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इट्स अ डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ और इट्स अ डिफरेंस इन स्कोप ऑफ वर्क। वहाँ पर रहकर, विदेशों में रहकर, हम देश की इज्जत और देश के रिलेशनशिप को बढ़ाने का काम करते हैं उस देश के साथ। उस देश के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मीडिया कर्मी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, और उसके अलावा बाकी देशों के डिप्लोमेट्स जो वहाँ पोस्टेड होते हैं, उस देश के जो डिफरेंट कर्मचारी होते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और कर्मचारी होते हैं, उन सब से एक रैपो बनाना, एक संबंध स्थापित करना और उसकी बेसिस पर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा देना, ये हमारा ओवरऑल काम होता है। ट्रेनिंग सर IFS की, जो इंडियन फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है? मेरे ज़माने में हम लोग जब इंडक्ट किए जाते थे सर्विस में, तो 3-3.5 महीने के ट्रेनिंग जो मसूरी में होती थी, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग दिल्ली में इंडियन फॉरेन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता था, उसमें 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद हमें एक लैंग्वेज असाइन किया जाता था, जिस लैंग्वेज में हमें एक 10th
लेवल का एग्ज़ाम पास करना होता है और पहली पोस्टिंग उस लैंग्वेज के आधार पर दी जाती है। तो मुझे पर्शियन लैंग्वेज दी गई थी, इसीलिए मेरी पहली पोस्टिंग ईरान हुई थी, जहां मैंने अपने लगभग 12 महीने में मैंने लैंग्वेज की पढ़ाई की, पर्शियन की, एक एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद मुझे नौकरी में कंफर्म किया गया। सर कितने सारे लैंग्वेज को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं। हिंदी अंग्रेजी के अलावा आपको एक लैंग्वेज दिया जाता है जिसे आपको सीख कर उसकी परीक्षा देनी होती है, जो आप उस एम्बेसी में रहते हुए आप देते हैं और उसको पास करने के बाद ही आपको सर्विस में कॉन्फर्मेशन दिया जाता है। बिल्कुल। सर लास्ट सवाल इसमें कि जो न्यू कमर हैं, जो न्यू यूथ हैं, वो चाहेंगे इंडियन और फॉरेन सर्विस में जाने के लिए, चॉइसेस जो उनका होता है, उनको कैसे आना चाहिए अभी के टाइम में, क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, इन जनरल मुझे कहना होगा कि उन सारे युवाओं के लिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में है, जो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको मेरा केवल एक ही संदेश है। सिविल सर्वेंट होने का मतलब है कि आप अपने आसपास के वातावरण से अवेयर हैं, आप इस दुनिया में जो हो रहा है उससे अवेयर हैं। आपको अगर सीधे सीधे कहा जाए तो आपका जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा होना चाहिए और इसके लिए कोई बहुत विशेष पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डेली न्यूज़पेपर उठाया और न्यूज़पेपर में जितने हेडलाइंस दिए हुए हैं, उन हेडलाइंस को पढ़कर अगर आपको उस विषय के आगे पीछे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इम्पोर्टेंट पीपल, इम्पोर्टेंट इवेंट्स सब के बारे में पता है, तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए रेडी हैं। होता ये है कि लोग कोचिंग क्लासेस और पता नहीं कितनी चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं, फैशन है बस। वो फंस कर रह जाते हैं। अगर आप अभी यूपीएससी की तैयारी करना चाहें और मेरे गाइडलाइन को ध्यान में रखकर आज के न्यूज़पेपर को उठाएं, तो आपको 100 सब्जेक्ट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आप कहेंगे कि इसमें मुझे कुछ नहीं आता। तो हमारे ज़माने में तो ये था नहीं, लेकिन आज जो युवा यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है। न्यूज़पेपर उठाइए, जिस सब्जेक्ट के बारे में भी आपको पता नहीं है, उसे आप अपने गूगल यूनिवर्सिटी में जाकर टाइप कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप पे होती है। चैट जीपीटी भी आ हमारे गया। ज़माने में हमें लाइब्रेरियों में और पता नहीं कहाँ-कहाँ जाकर किस-किस गाइड से उसको ढूंढ कर निकालना पड़ता था। आज तो इतना आसान हो गया है। न्यूज़पेपर पढ़िए और उसमें हर टॉपिक पे जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता, इन्फॉर्मेशन आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लीजिए, प्रिपेयर कीजिए और आगे बढ़िए नेक्स्ट टॉपिक पर। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 3 महीने की प्रिपरेशन, केवल 3 महीने की इंटेंसिव प्रिपरेशन इस मेथड से, जैसा मैं कह रहा हूँ, आपको यूपीएससी में अच्छा करने के लिए काफ़ी है। मतलब सर साफ तौर पे है कि न्यूज़ से जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ने से, न्यूज़ में जानकारी, इंफॉर्मेशन लेने यूपीएससी से। करना है, सिविल सर्विसेज में करना है, तो न्यूज़ में इंटरेस्ट होना ही होगा। अगर न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं है, देन यू आर नॉट फिट फॉर सिविल सर्विस। सर बहुत अच्छा आपने इंफॉर्मेशन दिया, कमाल का इंटरव्यू रहा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज भारती सर हैं जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर होकर के सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। लगा कि और भी करोड़ों लाखों युवाओं के लिए हमारे इंडिया में जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का, सर ने तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर की भी एक्सपीरियंस साझा किया है और आईआईटी के टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 2 का टॉपर रहे, मधुबनी से रहने वाले हैं सर। जिस तरीके से ब्रिलियंट तरीके से सर ने परफॉर्म किया पूरी जर्नी में, अपने लाइफ में, तो कमाल का लगा है। और सर बताए हैं कि फॉरेन जो कई कंट्रियों में सर का जो लाइफ रहा वो कितना इंपॉर्टेंस रहा, और सबसे खास बात कि इंडिया में जो एक लॉबी है कि अंडर में कैसे काम किया जाए पॉलिटिकल या ईच एंड एवरी, तो सर फॉरेन सर्विस को कितना ज़्यादा फोकस्ड किए। और आईएएस आईपीएस बहुत अच्छा सर्विस है, बट इसकी कमियां जो है इंडिया में वो कहीं ना कहीं फाइंड आउट हुआ है। और ऐसे में आप तमाम लोग इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, कमेंट्स करते जाइए, वीडियो को खूब शेयर करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।